दुकान पर भीड़ उमड़ी हुई थी। साड़ी खरीदने के लिए औरतें लाइन से बैठी हुई थी। इतनी भीड़ देखकर रमा जी एक तरफ बैठकर भीड़ छटने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद रमा जी को दुकान में बैठने की जगह मिल गई तो वो वहां जाकर बैठी ही थी कि उनकी पुरानी पड़ोसन सुधा जी बैठी हुई थी। दोनों की नज़र मिली तो दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। वाह क्या बात है, महीने हो गए हमें मिले हुए, शुक्र है कि मिल तो लिए। मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है रमा जी। रमा जी ने पूछा, घर पर सब कैसे हैं? सुधा जी बोली, घर में सब अच्छे हैं। सुधा जी बोली, तुम्हारे घर में सब ठीक है? रमा जी बोली, हाँ सब ठीक है, बस तीज आ रही है तो बहू के लिए साड़ी खरीदने आई थी। सुधा जी बोली, हाँ तीज आ रही है इसीलिए मैं भी अपने लिए साड़ी खरीदने आई हूँ। सुधा जी बोली, बड़ा मन है कि एक चटक हरे रंग की साड़ी लूं, इसीलिए बाजार आ गई। रमा जी ने ये सुनकर जवाब दिया, तुम भी ना सुधा, ये तो बहू बेटियों के पहनने के दिन हैं, तुम साड़ी लेकर क्या करोगी? अब तो सास बन गई हो, जो पास में हो वो पहन लेना। यह सुनकर सुधा जी को बहुत आश्चर्य हुआ और बोली, सास बन गई हूँ तो क्या हुआ, मेरी खुशी भी तो मायने रखती है ना। नया कपड़ा तो सभी को अच्छा लगता है और सास बनने से मेरी जिंदगी तो रुक नहीं जाएगी, मैं पहनना ओढ़ना कैसे छोड़ दूँ सकती हूँ। फिर रमा जी बोली, हाँ बहन, तुम तो आज भी हीरोइन की तरह ही रहती हो। प्रेस की हुई साड़ी, अच्छी सी हेयर स्टाइल, मैचिंग की चूड़ियाँ, पर्स, लिपस्टिक, घड़ी, सब कुछ। सुधा जी चुपचाप रमा जी की बातें सुन रही थीं। फिर बीच में बोली, अच्छा एक बात बताओ रमा बहन, सास दिखने के लिए क्या करना होता है, तुम ही बता दो। फिर रमा जी चुप हो गईं। सुधा जी ने रमा जी को ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से देखा और बोली, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे साफ दिख रहा है, तुमने तो खुद को एकदम से बदल लिया है। बहू के आने का ये मतलब नहीं है कि तुम खुद को लाचार, बेबस और बेरंग दिखाना शुरू कर दो। हमारी ज़िंदगी के अपने रंग हैं। रमा बहन, तुम अपने आप को देखो, 60 की उम्र में 70 की दिखने लगी हो। सुधा जी की बात सुनकर रमा जी हंसने लगी और बोली, इतना कुछ करने की ज़रूरत भी क्या है, उम्र हो गई है। फिर सुधा जी बोलती हैं, हाँ उम्र हो गई है, ख़त्म तो नहीं हुई ना। जीवन के रंग, अपनी इच्छाएं तो अभी बची हैं, उन्हें पूरा करने का समय अभी तो आया है। सुधा जी ने अपनी बात पूरी की और एक चटंग रंग की हरी साड़ी लेकर घर आ गई। घर आकर उन्होंने अपने पति राजेश जी को दिखाई। उन्होंने साड़ी देखकर साड़ी की बहुत सराहना की। फिर बोले, इसी बात पर एक कप चाय पिला दो। सुधा जी बोली, चाय तो बना दूंगी, लेकिन आप मुझे बताओ, मेरी चूड़ियाँ दिलवाने कब ले जाएंगे? मुझे साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ खरीदनी हैं। सुधा जी रसोई में जाते वक्त अपनी पसंद का गाना गुनगुनाते हुए जाने लगती हैं। तभी उनकी बहू ऑफिस से आ जाती है। सुधा जी ने उसके लिए भी चाय चढ़ा दी। उन्होंने सबको चाय का कप दिया। उनका चेहरा खुशी से फूलों की तरह खिल रहा था। ये देखकर उनकी बहू रोली उनसे पूछती है, क्या बात है मम्मी जी, आज तो आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं। हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं तीज पर पहनने के लिए साड़ी लाई हूँ, बड़ी ही सुंदर है। ये बोलते हुए अंदर से साड़ी लेकर आ गई और अपनी बहू रोली को दिखाने लगी। ये देखकर रोली चिढ़ गई और बोली, अरे वाह मम्मी जी, आपके इस उम्र में भी शौक ख़त्म नहीं होते। तीज का क्या है, उस पर तो कोई भी साड़ी पहन लेती, आपके पास इतनी सारी साड़ियाँ रखी ही तो हैं। एक तो इतनी महंगाई और आपका तो खर्चा ही ख़त्म नहीं होता, फिर आपको इस उम्र में सज धज कर करना भी क्या है। आपकी उम्र की औरतें राम नाम की माला जपती हैं और एक आप हैं जो इस उम्र में भी साड़ी, चूड़ियाँ, मेहंदी और साज सज्जा में उलझी हुई हैं। तीज कोई बड़ा त्योहार तो है नहीं। ये सुनते ही सुधा जी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके पीछे पीछे राजेश जी भी कमरे में आ गए, क्योंकि उन्होंने रोली की सारी बातें सुन ली थी। कमरे में जाकर देखा तो सुधा जी रो रही थी। उनको देखकर राजेश जी बोले, अरे मेरी हीरोइन, तू ऐसे क्यों टेसुए बहा रही है? तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। तुम्हें साड़ी का शौक है तो तुम लेके आई और मुझसे पैसे लेकर गई। बहू ने अगर कुछ बोल दिया तो उसे दिल पर मत ले। कल हम मैचिंग की चूड़ियाँ लेने चलेंगे। ये आजकल की लड़कियाँ क्या जाने कि तीज त्योहार कैसे मनाते हैं, ये तो बस अपने काम में लगी रहती हैं। इन्हें नौकरी करने से फुर्सत ही कहाँ जो त्योहार मनाए, ये तो बस अपने काम में व्यस्त रहती हैं। अभी उनको कुछ मत बोलना, वो अभी ऑफिस से थकी हुई आई है। अगले दिन रोली ऑफिस चली गई और सुधा जी मार्केट जाकर राजेश जी के साथ मैचिंग की चूड़ियाँ, सिला सिलाया ब्लाउज भी ले आई।
आज सुधा जी ने दोपहर में ही रात के खाने की तैयारी करके रख दिया और मेहंदी वाली को बुलाकर दोनों हाथों में पैरों में मेहंदी लगवा ली। शाम को जब रोली ऑफिस से घर आई तो देखा सास ने हाथ पैरों में मेहंदी लगवा रखी है। रोली ये सब देखते ही जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मम्मी जी आप पर भी जवानी आ रही है, जो दोनों हाथों और पैरों में मेहंदी लगवाई है। फिर रोली बोली, सगुन ही तो करना था, 5 उंगलियों में ही मेहंदी लगा लेती। आप सास बन गई हैं, लेकिन नखरे तो आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह ही करती हैं। आपकी उम्र हो गई लेकिन शौक हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ये सब सुनकर सुधा जी बोली, बहू मैं सास तो बन गई हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा जीवन ख़त्म हो गया है। जिस प्रकार मेरे होने से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपने हिसाब से रहती हो, त्योहार पर तुम सिर्फ कुछ भी नहीं करती, बस नाम के लिए सिर पर चुन्नी रख लेती हो, नाम करने के लिए 5 उंगलियों पर मेहंदी लगा लेती हो और पूजा कर लेती हो। ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये मेरी मर्जी है। और तुम मेरी बात सुन लो, मैं सुहागन हूँ और जिस तरह से सुहागन रहती हैं मुझे वैसे ही रहना पसंद है। मुझे शौक है कि मैं तीज त्योहार पर अपने पति के लिए सजूं संवरूं, नई साड़ी पहनूं, चूड़ियाँ पहनूं और मेहंदी लगाऊं। ये सब करके मुझे खुशी मिलती है। जब मैं तुम्हें किसी बात के लिए नहीं टोकती तो तुम्हें भी कोई अधिकार नहीं कि तुम मुझे बार बार टोको और कमेंट करो। और एक बात बहू, ये सब चीज़ें मैं अपने पति के पैसों से लेकर आई हूँ। तुम्हें महंगाई का रोना नहीं रोना चाहिए। जैसे घर पहले चल रहा था वैसे ही आगे भी चलेगा। मेरी साड़ी लाने से कोई काम नहीं रुकने वाला। बहू ये तो अपने शौक की बात है। सास बन गई हूँ तो क्या मैं जीना छोड़ दूँ? कल तीज का त्यौहार है और गौरी माता की पूजा करनी है। तुम्हारा मन करे तो तैयार होकर पूजा करने चलना। वैसे भी मैंने आज तक तुम पर कोई दबाव नहीं डाला है और आगे भी नहीं डालूंगी। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जब तक सुहागन है तब तक ही पत्नियां नखरे दिखा सकती हैं। जरा एक बार अपनी भाभी के बारे में सोच कर देखना, जो तुम्हारे भाई के जाने के बाद उजड़ सी गई है। ये सब सुनकर रोली चुप हो गई और अपने कमरे में चली गई। रात को सुधा जी का बेटा विक्रम ऑफिस से आ गया। सब बैठे ही थे कि विक्रम ने अपनी मम्मी के हाथों में लगी मेहंदी देखकर बोला, रोली तुमने मेहंदी नहीं लगाई? कल तो तीज का त्यौहार है। रोली विक्रम से बोली, मुझे ये सब ढकोसले पसंद नहीं है। ये सब फालतू लोगों के काम हैं। ये सब करने से क्या होता है? और वैसे भी मेरे पास समय नहीं है। मुझे ऑफिस का बहुत काम है। काम निपटाऊं या मेहंदी लगाऊं? विक्रम बोला, तुम तो जानती हो ना, मुझे मेहंदी लगे हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी कल तो रविवार है, छुट्टी है, तो पूजा भी आराम से हो जाएगी, विक्रम ने कहा। रोली और विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। रोली एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और उसको इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी शौक नहीं है। दूसरी तरफ विक्रम ने शुरू से ही अपनी मम्मी को ये सब करते हुए देखा है, तो उसको ये सब बहुत अच्छा लगता है। रात हो गई और सब खाना खाकर सो गए, लेकिन रोली की आंखों में नींद नहीं थी। आज जो सुधा जी ने बोला था उसने रोली को सोचने पर मजबूर कर दिया था। आज उसको अपने बड़े भाई की याद आ गई। रोली और उसके बड़े भाई में सिर्फ 4 साल का अंतर था। जब उसकी भाभी अंजलि शादी होकर आई थी तो बहुत सजी धजी सी रहती थी। उनको साड़ी, गहनों, मेहंदी का बहुत शौक था। वो जब भी बाजार जाती नई नई रंगीन साड़ियाँ लाती रहती थी। हमेशा हंसती मुस्कुराती उसकी भाभी सबका दिल जीत लेती थी। अंजलि की शादी को 5 साल ही हुए थे कि रोली का भाई कार एक्सीडेंट में चल बसा और अंजलि का जीवन रंगहीन हो गया। उसके सारे शौक मर गए और वो उदास सी रहने लगी थी। रोली उस समय कॉलेज में पढ़ती थी, अपनी भाभी का दुख अच्छे से समझती थी। माँ को भी बहुत दुख पहुँचा था। उसके बाद जब तीज आई तो वो अपने सूने हाथों को देखकर रोती रहती थी। माँ ने जब शगुन की मेहंदी लगाई तो रोली ने उनको टोक दिया, मम्मी भाभी इतना परेशान है और आपको मेहंदी लगाने की पड़ी है। तभी मम्मी बोली, हाँ मैं तो सुहागन हूँ ना, त्योहार है, मैं कैसे बिना मेहंदी के कर सकती हूँ। बेटा नहीं रहा लेकिन मेरा पति तो जीवित है। रोली को आज फिर से सारी बातें याद आ गईं। फिर सोचने लगी कि मैं भी तो सुहागन हूँ ना। इन सब चीज़ों की कीमत उनसे पूछो जिनका सुहाग छिन जाता है। वो एकदम से उठी और ड्राइंग रूम में गई और मेहंदी की कौन ढूंढने लगी, जो कि सुधा जी पहले से ही ज़्यादा लाई थी। उसने रात को ही 5 उंगलियों में मेहंदी लगा ली। उसको मेहंदी लगानी नहीं आती थी, लेकिन जैसे भी आती थी लगा ली और सोने चली गई। जब सुबह में विक्रम उठा तो रोली के हाथों में मेहंदी लगी देखकर उसके आंखों में खुशी अलग ही चमक रही थी। रोली बोली, विक्रम मम्मी जी तो नई साड़ी लेकर आई हैं, लेकिन अब मैं क्या पहनूं?
क्योंकि मेरे पास तो कोई हरे रंग की साड़ी ही नहीं है। तभी विक्रम अलमारी खोलता है और एक थैली निकाल कर रोली को देता है। रोली झट से वो लेकर खोलती है और देखती है उसमें साड़ी, मैचिंग का सिला सिलाया ब्लाउज, मैचिंग की चूड़ियाँ। देखकर रोली खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, ये सब आप मेरे लिए लाए हो? आपको पता था कि मैं तीज करने वाली हूँ? तभी विक्रम बोला, नहीं, मैं कुछ भी नहीं लाया, ये सब मम्मी तुम्हारे लिए लाई हैं। तुम्हारी पहली तीज है ना, तुम्हें साड़ी पसंद आई या नहीं? बहुत सुंदर साड़ी है। रोली झट से तैयार होकर सुधा जी के कमरे में गई। सुधा जी ने अपनी बहू को सजी सवरी देखकर झट से काला टीका लगा दिया और बोली, किसी की नज़र ना लगे मेरी बहू को। रोली अपनी सास के गले लग गई और बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया और आपका दिल भी दुखाया। आपने तो मुझे कितनी बार समझाया, लेकिन मैं आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाती रही। सुधा जी बोली, रोली बेटा, सुहाग का होना भी ईश्वर का आशीर्वाद होता है। जो रीति रिवाज बन गया है उन्हें निभाने से हमें खुशी ही मिलती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। और एक बात, सजी धजी पत्नी तो हर पति के मन को भाती है। रोली बेटा, हर त्योहार किसी न किसी वजह से बने हुए हैं। तीज त्योहार से घर में सभी में प्रेम और प्यार बढ़ता है। मुझे पता था तुम्हारा भी ये पहला तीज का त्योहार है, तो तुम भी नई साड़ी पहनोगी। बताओ साड़ी कैसी लगी? मैं बहुत सोच कर ये तुम्हारे लिए पसंद की थी। और वैसे भी सजना संवरना तो पत्नियों का अधिकार होता है। तुम नौकरी करती हो, मुझे पता है तुम्हारे पास समय नहीं होता, फिर भी तुमने जैसे तैसे करके मेहंदी लगाई और तैयार होकर आई। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे देखकर। रोली बोली, मम्मी जी, बहुत सुंदर साड़ी है और ये चूड़ियाँ भी बहुत सुंदर है। तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे बेटा। और अपने सुहाग के लिए तैयार होने की कोई भी उम्र नहीं होती। रोली सब समझ गई थी। उसने सुधा जी के साथ पूजा की और आगे से अपनी सास को सजने संवरने पर ताने देने बंद कर दिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।